Good morning, students. Today we are going to discuss about the lesson number 4 in civic section for class 9th, and now we discuss about the part 2 of this lesson, electoral politics. So here we discuss about the nomination of candidates, what is the election commission, and how we conduct the elections democratic, or what are the different criterias regarding elections or what should be. Okay. तो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि देखें कि जो कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है उसका क्या क्राइटेरिया है, और किस तरीके से कितनी एज होनी चाहिए कैंडिडेट की जिससे कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो, और इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे क्या रोल है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन को एक फेयरली और फ्रीली कैसे कराया जा सकता है, और डेमोक्रेटिक वे में कैसे कराया जा सकता है इलेक्शन को, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें कमियां कहाँ पर हैं, क्या क्या करप्शंस इन्वॉल्व हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयरली तरीके से नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। सो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स वाइल इट इज़ द ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। बच्चों, उसका मतलब ये है कि जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में जो वोट देने की एज होती है वो मिनिमम 18 ईयर्स निर्धारित की गई है। लेकिन अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी है तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए, या फिर कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का बनने के लिए, किसी पार्टी में नॉमिनेशन के लिए आपको मिनिमम जो एज चाहिए वो 25 ईयर्स होती है। और कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन who wants to nominate his name in a party or become a party candidate, so for this so for the party nomination he would be required a party ticket. Okay, तो मतलब किसी भी बच्चे, किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टी से टिकट चाहिए और पार्टी में नॉमिनेशन कराना है अपने नाम का, तो एक फॉर्म आता है, हर पार्टी रखती है, वो फिल कराएगी, और उस फॉर्म में जो कैंडिडेट का नेम, एड्रेस, उसका पूरा बायोडाटा फिल किया जाएगा। उसके बाद में पार्टी जो है उसको, उस कैंडिडेट पर्टिकुलर को अपनी पार्टी से टिकट देगी, और जब पार्टी से टिकट मिलता है तो इसका मतलब है कि उस पार्टी से वो बंदा नॉमिनेट हो गया है। अब वो उस पार्टी का मेंबर है और उसे उस पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही में ये भी ध्यान रखिए कि जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है इलेक्शन के टाइम पर, उस समय इलेक्शन लड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी भी डिपॉजिट किया जाता है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत जो है इसको डिक्लेयर किया गया और उसके डायरेक्शन में ही बनाया गया है कि कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बंदा देगा। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस में ही ये बात डिक्लेयर की गई है कि हर एक पार्टी के कैंडिडेट को जो भी नॉमिनेट होता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, उसको जो है एक मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ मनी जमा करना पड़ेगा। अच्छा, और अब इसमें ये होता है कि जो पार्टी कैंडिडेट बनते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नॉमिनेशन कराना चाहता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि द सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, मतलब कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस उस कैंडिडेट के खिलाफ ना चल रहा हो। दूसरी बात है कि उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, उसका कोई भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, यानी कि कोई उसकी जिम्मेदारी छूट गई है, या मान लीजिए उसकी संपत्ति कितनी है, उसने कहीं से लोन तो नहीं उठा रखा बहुत बड़ा, या कहीं कर्जा तो नहीं ले रखा, या किसी की संपत्ति या हड़प करके तो नहीं आया, या किसी का कर्जा तो नहीं मार के आया। ये सारी बातें अगर उस कैंडिडेट पे अप्लाई होती हैं तो फिर उसको पार्टी का नॉमिनेशन नहीं मिल सकता और वो इलेक्शन में खड़ा होने का हकदार नहीं। फिर आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। कोई भी व्यक्ति जो खड़ा होता है पार्टी के लिए, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी हमारे देश में निर्धारित नहीं हुई है। जो एक कह सकते हैं कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल अनएजुकेटेड व्यक्ति है, वो भी पार्टी के लिए चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके एजेंडे अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात है कि एजुकेशन का क्या रोल है। बच्चों, एजुकेशन का ये रोल है, अगर कैंडिडेट एजुकेटेड होगा तो उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगी, वो बहुत सारे रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ जानता होगा, क्योंकि वो पढ़ लिख के आया है। इस वजह से उसको आगे बढ़ने का काम करने का तरीका आता होगा, किस तरीके से उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को मतलब रियलाइज़ कराना है कि अपनी पोजीशन के बारे में। दूसरी बात है कि वो किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देगा कि वो लोग उसका काम करें, और उसको कैसे हर एक रूलिंग को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराएगा, लागू करवाएगा।
तो ये चीज़ें उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेटेड बंदे को आती होंगी, और इसीलिए डिज़र्व किया जाता है कि द एजुकेटेड कैंडिडेट शुड बी find the opportunity to conduct the election or to do the election or to stand in the election in a party. अब आता है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हमारे देश में एमएलए एमपी ये सब बनने के लिए, इसके लिए कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन इसके लिए बात ज़रूर चल रही है कि कम से कम कैंडिडेट को ग्रेजुएट डिग्री तो होना चाहिए, लाइक बीए बीएससी बीकॉम तो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी कर देना चाहिए। और 90% जो कैंडिडेट्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, अगर वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं रखते तो वो एलिजिबल नहीं हो सकते कंटेस्ट सिलेक्शन के लिए, ऐसा सुझाव दिया गया, लेकिन अभी ये बात आई नहीं है। अब आता है कि इलेक्शन कैंपेनिंग। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि पार्टी के लिए नॉमिनेशन भी हो गया, पार्टी की तरफ से इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा भी हो गया, तो अब उसके बाद क्या होगा ये लगभग समझ लीजिए कि इन आवर कंट्री सच कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। कहने का मतलब ये है, जो इलेक्शन का मेन पर्पस है वो क्या है, टू गिव द चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल, यानी कि लोगों को ये चांस देना कि वो अपना एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सकें जिससे गवर्नमेंट बनेगी और उसकी पॉलिसियों में उनकी बातों को रखा जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये राइट दिया गया है कि वो अपना मनपसंद कैंडिडेट चुने, मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव चुने, और इसी के लिए बार बार रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बार बार उनकी जो प्रोमिसेस हैं वो बार बार सर्वे करा करके कन्वे किए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, और जो उनके मैसेजेस को कन्वे किया जाता है, उनके प्रोमिसेस को बताया जाता है नेताओं के, जो नेता चुनाव में खड़े हैं, तो इसको बोलते हैं कैंपेनिंग और इलेक्शन या कन्वेंसिंग। तो इसमें जो नेता होता है वो आने वाले टाइम में लोग जनता से प्रॉमिस करता है कि यदि आप मुझे वोट देते तो मैं आपके लिए ये काम करवा सकता हूँ, ऐसी पॉलिसीज़ मेकिंग करा सकता हूँ। ये डिफरेंट एमएलए और एमपीज़ ये पर्टिकुलरली वादा करते हैं कि हाँ, हम अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेट हुआ है किसी भी पार्टी से और खड़ा है इलेक्शन में, तो डिफरेंट टाइप के वो लालच भी देता है लोगों को, प्रॉमिसेस करता है। और ये जो कैंपेनिंग चलती है वो लगभग नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन होने तक लगभग 2 weeks तक के पीरियड में लगातार चलती है। और जब भी जो फाइनल लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, वो पोलिंग डेट पे फाइनलाइज करके उसके बाद ये बंद कर दी जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड में क्या होता है कि ये जो वोटर कैंडिडेट्स होते हैं, ये अपने वोटर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलते हैं। कई सारे नए नए पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया जाता है, पार्टीज़ के जो बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जिससे कि वो लोगों को एड्रेस करते हैं, उनकी मीटिंग वगैरह कराने के लिए कराई जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैक्सिमम सपोर्ट्स मिले, और जितने भी उनके सपोर्टर्स होते हैं उन सबको मोबिलाइज़ कर लिया जाता है कि हाँ, गाड़ियों में जाते हैं, जैसे बाइक्स वगैरह में जाते हैं, वो उसकी कन्विंसिंग करके आते हैं कि ताकि हमारे ही कैंडिडेट को बार बार चुना जाए, और इससे जो है जब अगर वो चुनाव में जीत जाएंगे तो आगे जा कर के वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग नेता जो पार्टियां होती हैं वो मिसयूज़ भी करती हैं, पैसा वगैरह बांटती हैं, अल्कोहल वगैरह बांटती हैं। इससे क्या होता है कि करप्शन फैलता है। अब आता है कि टेलीविज़न है, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी इलेक्शन के रिलेटेड जो भी एजेंडा होता है, स्टोरीज़ हैं और डिबेट्स हैं, ये सारी के सारी ये भी छापते हैं, यानी कि मीडिया भी एक अपना रोल प्ले करता है, जिससे कि डिफरेंट कैंडिडेट्स को के बारे में अवेयरनेस हो सकती है लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट हम कहेंगे कि जैसे कई सारे स्लोगन बहुत ज़्यादा पॉपुलर, देयर आर सम बिग इश्यूज और सम बिग slogans which are very popularized during the elections, like Garibi Hatao, remove poverty in 1971 in the Lok Sabha elections, as a save democracy. It was the slogan of Janata Party during the elections of 1977 in Lok Sabha elections. Or the left front of the Mamata Banerjee's party, this party used the slogan of land to the Tyler in the West Bengal Assembly elections held in the 1977, or protect from the self-respect of the Telugu Desam party. N.T. Ramarao, who was the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh Assembly election in 1980,
9. Okay, so in this we see that different candidates who was nominated for the election, they all are follow the election law, election ruling, और नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स. मतलब कोई भी कैंडिडेट, नियम तो ये बना हुआ है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो पार्टी का है वो किसी को ब्राइब नहीं देगा, वोटर्स को डरा धमका नहीं सकता. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, वो लोगों से अपील करेगा, उनकी धर्म जाति वगैरह के नाम पर वोट नहीं ले सकता. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, और गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो उसमें नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों पर बैन है. और साथ ही में स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शंस, और ₹10 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन. मतलब अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें वो पार्टी की कन्विंसिंग में 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकता है कैंडिडेट प्रचार में प्रसार में. और जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं या कह लें स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के चुनाव, इसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते. सो इफ़ दे टू सो, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया जाता है. और कोड ऑफ कंडक्ट जब डिक्लेयर किया जाता है तो इलेक्शन कैंपेनिंग में उनको पार्टी से निकाला भी जा सकता है, या उनका जो है टिकट रद्द किया जा सकता है. ये सारी बातें हो जाती हैं. अब अगर कोई भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा रच जाता है, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, दैट शुड ऑल्सो बी इनहिबिटेड. यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस. बहुत सारे लोग गवर्नमेंट गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, इलेक्शन से, ये भी बैन है. वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स. जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, अनाउंसमेंट हो जाता है, तो कोई भी जो भी नेता हैं या कोई भी कह सकते हैं कि मिनिस्टर्स हैं, दे शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स. वे कभी भी जो है वो फाउंडेशन स्टोन यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी स्टोन नहीं रख सकते, पत्थर नहीं रख सकते, या कोई भी नव निर्माण नहीं कर सकते, न्यू बिल्डिंग नहीं कर सकते, न्यू बिल्डअप प्रोग्राम्स नहीं चला सकते, एंड टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन. और कोई भी बहुत बड़ा बिग इशू पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते. इस तरीके की बात इस समय आती है सामने. अब आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. मान लीजिए जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में कई सारे डिपार्टमेंट्स के नेताओं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स की, और वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब की ड्यूटी लगती है. इवनली टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है वोट काउंटिंग में. पहले वोट काउंट होगा, वोट काउंट के बाद में उसके बाद कई सारे वोट जो भी बैलेट बॉक्स में होते हैं वो पहले सील हो जाते हैं. उसके बाद में एक पर्टिकुलर बूथ बना दिए जाते हैं, तो जहाँ पर वोटिंग पड़ जाती है उनसे फिर बैलेट बॉक्स को कलेक्ट कर दिया जाता है. कलेक्ट करने के बाद में वो सारे के सारे बैलेट बॉक्स एक कम्प्लीटली एक ऐसी जगह सील किए जाते हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं होता है. उसको कंट्रोल रूम बोला जाता है. उस कंट्रोल रूम से जब जिस समय इलेक्शन की काउंटिंग की ड्यूटी लगती है तो उस समय बहुत सारे ऑफिसर्स, पुलिस के कई सारे लोग, और इलेक्शन कमीशन ये सब पूरा कंडक्ट कराता है चीज़ें. और इसमें बहुत सारे लोग की ड्यूटी लगाई जाती है जिससे कि मतलब पीसफुल रहे हर चीज़, कोई झगड़ा झंझट मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो उस टाइम. और लोग फेयरली वे में जाते हैं अपना इलेक्शन में. ईवीएम वगैरह का यूज़ करते हैं. अब तो पहले बैलेट पेपर होता था, एक पेपर के ऊपर एक स्टैम्प लगाना होता था जो भी मनपसंद कैंडिडेट है. लेकिन अब क्या होता है कि ईवीएम मशीन से इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन आ गई है जिस पर आपको खाली बटन प्रेस करना होता है और आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं. इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया जैसा कि फिर इसके बाद में इसका सबका काउंटिंग होता है, और जो भी कैंडिडेट जीतता है उसको रूलिंग पार्टी में उसको ऑफ़र दिया जाता है कि वो आके अपनी गवर्नमेंट बनाए. ओके, अब आता है कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाएँ जिससे कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक बने. तो देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ. जैसे इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट में हमने अक्सर देखा है गलतियाँ पाई जाती हैं. जो असलियत न वाला नेम है वो हटा होता है, और जो फॉल्स नेम है कैंडिडेट्स का वो भर दिया जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दूसरी बात है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी.
जो रूलिंग पार्टी होती है, जो उस समय जिसमें जिनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है, वो लोग क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी की वो लोग गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यूज़ कर लेते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं और उनका मिस यूज़ करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स, जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा अक्सर पैसा बांटा जाता है, शराब पिलाई जाती है, अल्कोहल का यूज़ होता है और पैसे बहुत खर्च किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी से जो बिग पार्टीज़ वगैरह हैं वो वोटर्स का इंटीमेशन छीनने की कोशिश करते हैं, उनको इंटीमिडेशन ऑफ वोटर्स को घेर लेते हैं एंड रैगिंग ऑन द पोलिंग डे, और उनकी रैगिंग भी करते हैं। रैगिंग का मतलब है कि जैसे उनको तंग करेंगे, उनको हड़काते भी हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि आप मत जाइए और हम आपकी जगह वोट डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करने से क्या होता है कि वोटर्स जो इलेक्शन है वो करप्शन में मतलब इलेक्शन में करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न रिपोर्ट्स में ये अक्सर बातें खबरें आती रहती है, जैसे इस टाइप के आपके एलिगेशंस लगते ही रहते हैं। तो अब है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है वो किस लिए गठित की गई है। इन सब चीज़ों को ये माल प्रैक्टिस ना हो सके, to avoid this type of mal awareness or mal practices during the election, there is a very big institution in our India that is established from a very long period of time, that is called as Independent Election Commission. Independent Election Commission, they always check during the voting, polling, counting or canvassing of the election that unfair means should not be used in these times. Or in our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. Or the chief election commissioner is the first official or who was appointed by the president of India. He was a chief election commissioner who was the highest officer of this commission, and he was appointed by president of India, but he was not answerable to the president of India or the government. मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस इलेक्शन कमीशन के मेन सदस्य होते हैं, मेन मुखिया होते हैं, लेकिन और इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है और अपॉइंट भी करता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट को के प्रति आंसरेबल नहीं होता। ये मतलब ये एक स्वतंत्र बॉडी है, एक फ्री बॉडी है जो कि फ्रीली काम कर सकती है, लिबरल है, इसे किसी की मतलब तरफ इसकी जवाबदेही नहीं होती। अब आता है कि ईसी जो है इलेक्शन कमीशन, ये क्या क्या काम करती है। इलेक्शन कमीशन टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड कंट्रोल्स ऑफ द इलेक्शन फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर के उसकी कन्वेंसिंग, उसके बाद पोलिंग, काउंटिंग और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस चलता है वो इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। और इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट अगर रूलिंग वगैरह जो है इलेक्शन कमीशन की उसको मानने से इनकार करता है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो कोड ऑफ कंडक्ट को अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको एक क्राइम दिया जाता है करार, और अगर कोई इसको वायलेट करता है, ख़राब करता है इन पॉलिसीज़ को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। द गवर्नमेंट शुड बी टेकिंग द एक्शंस। Or during the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है वहाँ पर कि सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कोई भी मिसयूज़ नहीं करना है गवर्नमेंट की पावर का, और चाहे वो इलेक्शन के में विन मतलब इलेक्शन विन होने के लिए आप कोई भी गलत तरीका नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हर चीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए आप फ्री तो है, बट फिर भी कोई मिसयूज़ नहीं कर सकते। और क्या है कि व्हेन एंड ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। मतलब इलेक्शन कमीशन के समय जो इलेक्शन ड्यूटी लगती है उसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, लेकिन वो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईसी के कंट्रोल में होते हैं, उसमें गवर्नमेंट के वो बंदे नहीं रह जाते। तो इस तरीके से पूरी फेयरली और फेयर मीन्स से इलेक्शन कराए जाते हैं। अब आता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन में जो हम ये पढ़ा है कि इन आवर कंट्री
The people who are very illiterate persons, the number of their these candidates who are the very uh, illiterate persons, they are more vote, more cast vote, but those persons who are well educated, they less casting their votes. It means कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड बनता है, जो अवेयर है, वो अपने वोट का इस्तेमाल कम करता है, ऐसा देखा गया है इंडिया में। और जो इलिटरेट पर्सन्स हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रहने वाले गंवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो ज़्यादातर वोट देने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर अनएजुकेटेड लोग वोट देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, तो इसका मतलब है उनको दुनियादारी की जानकारी कम होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी जानकारी कम होती है। तो इसका गलत फ़ायदा जो है वो रूलिंग पार्टी उठा लेती है, या कह लीजिए जो डिफरेंट पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं, लीडर्स हैं, वो उठाते हैं। इसलिए चाहिए हमें कि जो भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जो अवेयर हैं हर चीज़ के बारे में, उनको मोर से मोर ज़्यादा जा करके वोट देना चाहिए। और उससे क्या होगा कि अगर एजुकेटेड बंदा ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा तो हमारे यहाँ अच्छा नेता चुना जाएगा, जो जिसको सारी अवेयरनेस होगी, और वो उसका प्रिविलेज हमें ये मिलेगा, उसका लाभ हमें ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में हमारे गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छी बनेगी इंडिया की, और इंडिया में विकास होगा, डेवलपमेंट होने की संभावना ज़्यादा है। अफ्रीका और अमेरिका में ये देखा गया है कि जितने भी लोग एजुकेटेड हैं वो ही सारे मैक्सिमम वोट करते हैं, जबकि इंडिया में जस्ट इसका उल्टा होता है, जितने भी अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा वोट करते हैं और एजुकेटेड कम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता है कि जो वोट में या इलेक्शन में कैसे इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट जो है वो अब लोगों का धीरे धीरे बढ़ा है 2004 के इलेक्शन के बाद में, और 2/3 ऑफ वोटर हमारा जो है वो इसमें कैंपेनिंग में लगा रहता है, और हर एक 7वां वोटर जो है एक मेंबर है इसका, कि रिच एंड वाइट पीपल्स जो होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा वोट देने का अधिकार पहले प्राप्त था कंट्री में। ये अफ्रीका और अमेरिका की बात बता रही हूँ, और वहाँ पे ब्लैक लोगों को नहीं रूल मतलब दिया गया था अधिकार। तो कॉमन पीपल इन इंडिया, हमारे देश में तो सभी लोगों को अधिकार दिया गया है कि इलेक्शन को आप फ्रीली वोट दे सकते हैं। बस लोग ये जो आलस करते हो नहीं जाते, तो उनको सभी को जाना चाहिए ताकि वो वोट कास्ट कर सके और अच्छा डिसीजन आ सके। अब जब है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जब फाइनल टेस्ट हो जाता है और फ्री और फेयरनेस हो जाती है इलेक्शन में, तो उसका आउटकम अच्छा आता है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है तो जो भी बहुत मोस्ट पावरफुल पार्टी होती है वही अपना जंगल राज की तरह राज करती है, और वैसे ही रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। तो ये चाहिए कि सभी लोग अच्छे अच्छे ही इलेक्शन में जाएं। अब बताएं कि आउट ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रूलिंग पार्टी जो है, आउटकम उसका क्या हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया। जो रूलिंग पार्टी है वो जनरली क्या होता है कि उस समय जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो भारत में उसको अधिकार नहीं होता है नेशनल स्टेट लेवल पे, और हर एक एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 15 ईयर्स। मतलब कभी कभी ये भी हो जाता है कि हर 2 या 3 साल में, लगभग पिछले 15 सालों में इलेक्शंस होते ही जा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का पैसा बहुत खर्च होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। यूएस में जबकि ऐसा नहीं है, और एमपी एमएलएज वगैरह जो है वो अपने इलेक्शन को लूज़ भी करते हैं इंडिया में, जबकि यूएस वगैरह में ऐसा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्शन को दे करते ही करते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, जो भी कैंडिडेट्स है जो कि अपना बहुत सारा पैसा खर्च करता है और वोट खरीद लेता है लोगों का, तो उनको क्रिमिनल कनेक्शंस भी होते हैं, जो कि इलेक्शंस को लूज़ ना हो जाए, इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शन, बहुत सारे जो विवादित स्थल होते हैं इलेक्शंस के, उनको बार करने देना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल आउटकम में ये लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। जो भी पार्टी जीत हार जाती है वो अक्सर क्या करती है कि जो जो जीतने वाली पार्टी उस पर हमला कर देती है, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब बताया देयर आर सेवरल चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि इलेक्शन को कैसे फ्रीली और फेयरली कराया जाए। तो इसमें कुछ बातें इंक्लूड की गई हैं बच्चों, जैसे कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। जिन कैंडिडेट्स का और पार्टीज़ के पास है बहुत सारा पैसा है, तो ये वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वही जीतेंगे, और वही ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज, मतलब अनफेयर चीज़ें जो यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो पार्टी है वो भी सफ़र करती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स
और जिन पार्टियों में जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो दूसरे जितने भी वोटर्स हैं उनको पुश करते हैं कि आप हमारी तरफ से वोट देना, और उनको टिकट भी सिक्योर कराते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट है पॉलिटिकल, जैसे आपकी गांधी परिवार बहुत ज़्यादा डोमिनेट है हर बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में, उनको उन्हीं को टिकट्स मिल जाता है, उनकी फैमिलीज़ वगैरह के रिलेटिव्स वगैरह लोगों को। और ये सब इससे क्या हो रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें करप्शन इस तरीके से इन्वॉल्व है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अक्सर क्या होता है कि इलेक्शन जो ऑफ़र किया जाता है वो कुछ ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी ऑफ़र किया जाता है और कुछ मेजर पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को भी ऑफ़र किया जाता है, और दोनों के लिए ही पॉलिसीज़ और प्रैक्टिस सेम हो जाती है। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर आर ह्यूज एडिशनल। छोटी पार्टी का जो नेता होगा, जो स्वतंत्र कैंडिडेट होगा, वो बहुत ज़्यादा हानि उठाता है बजाय बिगर पार्टीज़ के। तो हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, और साथ में हम फेयरली इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। तो फेयरली इलेक्शन कराने के लिए क्या होगा कि कभी भी किसी भी कैंडिडेट को छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपना पैसे का मिसयूज़ करे और इलेक्शन की कन्विंसिंग गलत तरीके से करे, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कंपल्शन करके इलेक्शन में वोट डलवाए, ठीक है। और वहाँ पर हमेशा हर जगह फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए। इसकी ज़रूरत है कि इसलिए ज़रूरत है कि वो अच्छे से अच्छे काम करें, पैसे का ज़्यादा यूज़ ना करें इलेक्शन में, और बढ़िया तरीके से इलेक्शन कराएंगे तो हमेशा अच्छी ही सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार बनेगी तो सभी का विकास होगा। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी मैं कोई लेसन पढ़ाती हूँ आपको, तो उसको आप बार बार देखिए, बार बार लर्न करिए, बार बार जो है उस चीज़ का वीडियो अगर आप देख रहे हैं और उसको आप इम्बाइब कर रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तभी आपको बहुत कुछ अच्छा आ सकता है। तो बच्चों, आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन and keep watching my videos, keep watching my channel also, subscribe my channel, share my videos too. Okay, till then, goodbye, bye bye.